नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको खजुराहो से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है। दरिद्र सपेरे भिखारियों के देश की संज्ञा से देकर उपहासित किया है। उनकी संततियां जब यहाँ आएंगी और मंदिर देखेंगी और साथ में ये संग्रहालय देखेंगी तो पता चलेगा कि जनजाति एवं लोक संस्कृति हमारे यहाँ कितनी समृद्ध है और कितनी अनुकरणीय है। जहाँ पर्यावरण के विनाश के स्थान पर पर्यावरणीय सृजन है, सहकार है। समृद्धता किसी जीडीपी इंडेक्स से नहीं नापी जा सकती। हैप्पीनेस इंडेक्स से देखने समझने का अनुकरण करने की राह यह संग्रहालय दिखाएगा और बताएगा और इन सब में सक्षम सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर राज्य के शिखर अलंकरण भी प्रदान किए जाने हैं तथा पद्मश्री प्राप्त जनजातीय एवं लोक कलाकारों का सम्मान किया जाना है। शिखर अलंकरण साहित्य प्रदर्शनकारी कलाओं एवं रूपंकर कलाओं के लिए समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में यहीं पर 2 वर्ष पूर्व कहा था कि यहाँ पर एक भव्य संग्रहालय बनेगा। इस संबंध में एक संस्कृत का श्लोक है, अद्यापिनोज्झति हरः किल कालकूटम कूर्मो बिभर्ति धरणीम खलु पृष्ठभागे अम्भोर्निधिर्वहति दुस्सह वाडवाग्निम अंगीकृतम सुकृतनाम परिपालयन्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में यह संग्रहालय आपके समक्ष है। इस संग्रहालय में कलाकारों की प्रस्तुतियां, पेंटिंग्स प्रदर्शन, रूपंकर कलाओं का प्रदर्शन, उनकी वर्कशॉप होगी और जो भी वस्तु निर्मित होगी उनकी बिक्री विभाग की चिन्हारी वर्कशॉप से किया जाएगा। इससे कलाकारों को रोजगार भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अदिति कुमार त्रिपाठी जी, संचालक संस्कृति। जैसा कि उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक नवोन्मेष हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे बीच होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं संस्कृति की तन्मयतान और विरासत का विजयगान, और यही है शिवराज सिंह चौहान की पहचान। एक सांस्कृतिक वातावरण लगातार जो मध्य प्रदेश में समृद्ध होता हुआ हम देखते आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारी महान परंपराओं के साथ एक नए अध्याय का जोड़ना ही अक्सर होता है। और आज आदिवर्त के रूप में एक नया अध्याय खजुराहो की सरजमी के साथ उसके एक सुरमई अतीत के साथ जुड़ने जा रहा है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर पद्मश्री से अलंकृत हमारे जनजाति और लोक कलाकार यहाँ मौजूद हैं और विशेष रूप से हमने आज इस समारोह में उन्हें सादर आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अन्य अतिथि मिलकर आज इस भव्य समारोह में पद्मश्री से अलंकृत हमारे कलाकारों को सम्मानित करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे प्रदेश की गौरव प्रख्यात भील चित्रकार श्रीमती भूरीबाई। पद्मश्री जैसे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से भारत सरकार ने भूरीबाई का चयन किया, उन्हें सम्मानित किया। इस मंच पर भी जब हम आदिवर्त जैसा एक प्रकल्प गढ़ रहे हैं, साकार कर रहे हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री जी की ये हार्दिक इच्छा थी कि पद्मश्री से अलंकृत हमारे ऐसे कलाकारों का अभिनंदन करें। आप सबके साक्षी में जोरदार तालियों से आइए हम हमारे प्रदेश की गौरव, देश की पहली भीली चित्रकार श्रीमती भूरीबाई का अभिनंदन करें, स्वागत करें। शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर श्रीमती भूरीबाई का अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जोरदार तालियां। और ये तालियां दरअसल आपकी ओर से सम्मान का परिचायक भी है। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम गोंड चित्रकार हैं, इन्हें भी भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। गोंड चित्रांकन को आप जिस तरह से हम विश्व पटल पर चमकते हुए दमकते हुए श्रीमती दुर्गाबाई व्याम में जोड़ा है। गोंड चित्र परंपरा अब हम सबसे अछूती नहीं है। इसकी रंग रेखाएं जिस तरह से अपने जीवन और अपनी प्रकृति से संयोग करते हुए ये दीवारों पर चस्पा होती आई है। बैगा दत्तक अर्जुन सिंह धुर्वे, जोरदार तालियों से आइए हम अर्जुन सिंह धुर्वे जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। चाणा के घने जंगलों से चलकर अर्जुन सिंह धुर्वे ने जो विश्व पटल पर अपनी थिरकन से रोमांचित किया है और बैगा नृत्य को स्थापित किया है, उनके प्रतिमान, उनका अभिनंदन इस मंच पर। बैगा शिल्पी और चित्रकार श्रीमती जोदैया बाई हम सबकी अत्यंत आत्मीय, जिनके प्रति एक अनन्य श्रद्धा माननीय मुख्यमंत्री जी की, जैसा कि आपने देखा मंच पर आते ही हम सबने देखी। पद्मश्री से अलंकृत किया है जोदैया बाई को
और ये सम्मान अभी इन्हें प्राप्त होना है दिल्ली के उस मुख्य मंच पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों, लेकिन अपने घर में, अपने प्रदेश में इस मंच पर हम इस अवसर को वंचित होता हुआ नहीं देख सकते। जो दयाबाई जी का स्वागत, अभिनंदन और जोरदार तालियों की भी चाहिए। हम सब पुकारे राम साहेब पांडे जी को। राई नर्तक है आपके अपने बुंदेलखंड अंचल का एक चहीता नाम चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिलासपुर के निर्माणाधीन मकान में मिला है मानव कंकाल। सेप्टिक टैंक में मानव कंकाल मिला है और मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है कंकाल। सरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। आज सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर आवास पाड़ा वार्ड नंबर 10 में आज पुलिस को एक नरकंकाल मिलने की सूचना मिली थी और पुलिस टीम वहां पे तुरंत मौके पे पहुंची और एफएसएल टीम से भी संपर्क किया गया था और फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम के मौके पे ही उस नरकंकाल को निकाला गया था। तो वो नरकंकाल जो मिला है वो एक निर्माणाधीन एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस दौरान कंस्ट्रक्शन के वक्त ये कंकाल बरामद हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मानव कंकाल पाया गया है निर्माणाधीन मकान में, आखिर अभी प्राथमिक की जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? काल वहां पर कैसे पहुंचा और कितना पुराना है और कैसे उसे दफन कर दिया गया, ये तो आज जब निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ, चूंकि साल भर पहले से निर्माण कार्य बंद था और जब आज दोबारा शुरू कराया गया तब मजदूरों ने नरकंकाल देखा और उसके बाद मकान मालिक को इसकी सूचना दी और सूचना के आधार पर सिरगिट्टी पुलिस वहां पर पहुंची और पहले तो नरकंकाल को जो एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी उनके द्वारा बरामद किया गया और एफएसएल की टीम के द्वारा जांच के लिए भेजा गया है और जांच में जो प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद तय हो पाएगा। हालांकि नरकंकाल के साथ में कुछ कपड़े भी बरामद किए हैं पुलिस ने और उसके लिहाज से पुलिस आसपास तलाशी अभियान भी शुरू कर रही है। गुमशुदगी की जो फाइलें हैं उनको भी खंगाला जा रहा है कि इस दौरान अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो नजदीकी थाने में तो उसे भी देखा जा सके। तो फिलहाल अभी पूरे मामले पर पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस की तलाशी अभियान जो है वो जारी है कि कोई क्लू जो है पुलिस को मिले, उसके बाद कुछ स्पष्ट हो पाए कि आखिर ये नरकंकाल वहां तक पहुंचा कैसे और किसकी ये बॉडी थी। जी ठीक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और 2 दिन पहले लव मैरिज लेकिन रिसेप्शन से पहले दुल्हा दुल्हन की लाश मिली। रायपुर की इस खौफनाक घटना को सबको सन कर रख दिया है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दुल्हन कहकशा के जिस्म को 40 बार चाकू से गोदा गया, जबकि दूल्हे असलम के शरीर पर 32 बार किए गए। इस कत्ल को लेकर पुलिस की शुरुआती थ्योरी थी कि दूल्हे ने रिसेप्शन से पहले अपनी दुल्हन का कत्ल कर डाला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सवाल है कि दूल्हे का कत्ल किसने किया। इस बात से भी इनकार कैसे किया जा सकता है कि किसी ने एक साथ दूल्हे और दुल्हन का कत्ल ना किया हो। तकरीबन 8 बजे हमको पता चला कि शाहरुख की बहन का और उसके जीजा का मर्डर हो गया। उतने में लड़का अंदर आया और बोला बाहर निकलो, हमको तैयार होना है और हमको तैयार होना है बोल के वो गेट को अंदर से बंद कर लिया। ये पुलिस बता रही है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर पुलिस का ये कहना है कि एक दोनों दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तो शादी हुई और वो रिसेप्शन का खुशी का माहौल था। शादी को 15 दिन नहीं हुई थी, 20 दिन नहीं हुआ था शादी को, 3 दिन में अगर हम सोचते हैं तो इस टाइप की घटना नहीं हो सकती, खासकर उस दिन जिस दिन रिसेप्शन था। ये दबावपूर्वक कराई हुई शादी नहीं है, तो हम तो इसको एक हत्या समझते हैं और ये प्री प्लान है। अभी तक की जांच में ये क्लियर हुआ है कि दोनों में काफी लड़ाई हुई है कमरे के अंदर और लड़ाई के दौरान फिर एक दूसरे पे चाकू के माध्यम से वार किया गया और उनकी डेथ हुई है। पीएम रिपोर्ट आज हुई। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टर की प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, गर्दन से लेके कमर तक 35 हैं और बाकी 5 पॉइंट हैं लेफ्ट राइट हैंड और जांग में है। टोटल 40 जख्म है लड़की के शरीर में
और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं, गर्दन को मिला के, गर्दन में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और पेट में और जांग में मिला के टोटल 32 और लड़की के 40 टोटल। इस हिसाब से ये लग सकता है कि ये कहा जा सकता है कि दोनों क्रूरता के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर चाकू से वार किए। बस पॉइंट इस पे इन्वेस्टी रुका हुआ है कि प्रथम बार किसने किया, फिर दोनों चाकू का खेल खेला, किस बेस पे खेला और किस आधार पर इनके घाव हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है और अभी जांच में। और इसी मामले में स्टेशन रोड के स्थानीय लोगों का बयान भी सामने आया है। मृतक असलम सोमवार रात को ही आत्महत्या की फिराक में था। 11 बजे से 12:30 बजे देशबंधु स्कूल के सामने था और आत्महत्या करने रेलवे स्टेशन जा रहा था, जहां उसके रिश्तेदारों ने उसे रोका। इस दौरान उसे मारा भी गया। कई लड़के थे जो मारपीट कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम हीरा आकिब के सामने हुआ है। असलम कह रहा था कि मामू ने बुलाया है। नारायणपुर की बात करते हैं, जहां पर नकली नोट गिरोह का शिकंजा कसा गया है। आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली नोट की खपत कर रहे थे आरोपी। 2 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। 25,000 के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में आरोपी विशाल मंडावी के कब्जे से जो है 21,600 रुपए के नकली नोट बरामद कर जब्त किया गया है और इस संपूर्ण मामले में जो है 24,500 रुपए के नकली नोट बरामद किया गया है और इस मामले में विशाल मंडावी और परेश्वर बघेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और इस मामले में जो है कुछ अन्य आरोपियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। इस संपूर्ण सप्लाई चेन और नेटवर्क की जो है जांच की जा रही है। कोंडागांव की बात करेंगे। केशकाल घाट में जाम लगा है। दोनों ओर से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घाट के मोड़ में ट्रक फंसने से जाम लगा हुआ है। जाम से बस यात्री परेशान हैं। जाम हटाने में फिलहाल केशकाल पुलिस जुटी हुई है। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल को घर बनाने का ये पूरा मामला है। शराबी प्रिंसिपल शैलेंद्र राम निलंबित हुआ है। शराब के नशे में स्कूल को घर बना लिया था। स्कूल में रखे बिस्तर पर टॉयलेट करने का आरोप है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। डीईओ ने प्रिंसिपल को निलंबित किया है। सरगुजा जिले के गंगापुर स्थित सबसे बड़े जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों की भर्ती की सुविधा नहीं मिल पा रही। कोरोना काल में अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद आयुर्वेदिक अस्पताल के कमरों में ताला बंद कर दिया गया, जिसे आज तक नहीं खोला गया, जिसकी वजह से मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा। बंद पड़े कमरे में कोविड के समय की दवाइयां और सामान पड़े हैं, जिससे पूरे अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। कोविड काल में यहाँ पर शायद कोविड सेंटर बनाया गया था मेडिकल के लिए इनके द्वारा। तो अब तो कोविड करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। उसके बाद भी यहाँ पर जो सामान है उस समय आई थी, जो बेड थे, जो भी, वो सारा चीज़ आज भी यहीं पड़ा हुआ है, बताते हैं। अभी तो पूरे रूम हमको खाली नहीं मिले हैं। जिस हिसाब से मतलब व्यवस्था होना चाहिए, तो उसके चलते व्यवस्थित ढंग से हो ही नहीं पा रहे हैं। कुछ सामान हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इधर उधर शिफ्ट करके, कुछ कुछ कमरों में शिफ्ट करके और अपनी ओपीडी चला रहे हैं। अभी भी कोविड-19 के समय का बहुत सारा सामान हमारे कमरों में भरा है, जिस वजह से हम ना तो ये अपना कार्यालय वहाँ शिफ्ट कर पा रहे हैं और ना हमारी आईपीडी चल पा रही है।
जांजगीर के जिला अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्न यूनिट नहीं होने से गंभीर रूप से जले लोगों को मजबूरी में बिलासपुर लेकर जाना पड़ता है। कई बार रेलवे का फाटक बंद होने की वजह से और समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वहीं मरीजों की जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन का कहना है कि बर्न यूनिट के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही CGMSC के माध्यम से निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। यूनिट होना ही चाहिए जल्द से जल्द यहाँ, क्योंकि जले हुए आते हैं उनको यहाँ से रिफ़र किया जाता है और यहाँ रखने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो यहाँ व्यवस्था के लिए जगह चाहिए उनके लिए। जल्द से जल्द बर्न यूनिट हो जाए तो अच्छा है। यहाँ से बिलासपुर जाने में बहुत दिक्कत आती है और फाटक बंद हो जाते हैं तो 3-4 घंटा समय लग जाते हैं। सरकार से गुजारिश है कि यहाँ जल्द से जल्द बर्न यूनिट दिया जाए। 24 साल जिला बने होने के पश्चात भी हमारे यहाँ बर्न यूनिट नहीं है। इसमें सारे मरीजों को बिलासपुर आवागमन करना पड़ता है, जिससे मरीज की जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। 3 से 4 घंटा आवागमन में लगता है। 3 से 4 घंटे लगने के कारण यहाँ मरीजों की बचने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। जी, बर्न यूनिट जिला चिकित्सालय में उसकी आवश्यकता है और शासन ने उसकी स्वीकृति भी दे दी है। CGMSC के माध्यम से जल्द ही काम चालू भी हो जाएगा उसके लिए। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करेंगे। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ हुई है। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की। परिजनों ने मामला दर्ज कराया। परीक्षा की तैयारी को लेकर अकेले में बुलाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक कुंज बिहारी हटीले को गिरफ्तार किया है। पिपरिया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। के जो प्रधान पाठक है कुंज बिहारी हटीले, इसके द्वारा उसके स्कूल के 5वीं की पढ़ने वाली बालिका के साथ में छेड़छाड़ की घटना घटित की गई है। साथ ही साथ इसके द्वारा उसी अश्लील मैसेजेस मोबाइल के माध्यम से उसको भेजे जा रहे थे। रिपोर्ट पर थाना पिपरिया में धारा 354, 354 का, 354 खा, 509 खा और 8, 10, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत में और साथ ही 67 IT एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी प्रधान पाठक हटीले को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोर आवाज मोर अधिकार अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत आज प्रदेश के जिलों में कांग्रेस विधायकों के आवास को घेरने की कोशिश की गई है। बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, बलरामपुर और जशपुर जिले में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ हल्ला बोला। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल शामिल हुए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस दौरान और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बना ले प्रदर्शन करने आए हैं निमित्ताओं को लेकर। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। मंत्री रविंद्र चौबे के निवास का घेराव किया। मंत्री के निवास के घेराव की नौबत क्यों आई? इसलिए नौबत आई, एक मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया कि मैं 7 लाख लोगों को आवास नहीं दे पाया हूं। ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, क्या वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे कि बेसन बनकर कुर्सी पर बैठे रहेंगे? भूपेश बघेल जी तो बेसन में बन चुके हैं। गरीबों का पैसा खाने का काम उनका और उनकी सरकार का और उनकी पार्टी का बन गया है कि गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है, गरीबों को पट्टा नहीं मिल रहा है, गरीबों को पानी नहीं मिल रही है, गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है, उनके आवास तोड़े जा रहे हैं। और इसके विरोध में आज रविंद्र चौबे जी के घर के घेराव करने भारतीय जनता पार्टी। तेवर काफी आक्रोशित थे, तीखे तेवर विपक्ष की दिखाई दिए हैं। तो धीरे धीरे ये तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो बिल्कुल हमारे साथ थे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल। और अभी आपने सुना कि जिस तरह से ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ
उस दौरान ये देखा गया कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तक पहुँच गए थे। मंत्री के निवास के साथ भी उन्होंने घेराव किया और साफ शब्दों में बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कई और प्रदर्शन बीजेपी के देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायगढ़ नगर निगम में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। शहर के चौक चौराहों पर रायगढ़ नगर निगम के महापौर, सभापति और क्षेत्रीय विधायक से पोस्टर में सवाल पूछे जा रहे हैं। नगर निगम पार्षद और पूर्व बीजेपी नेता आशीष ताम्रकार ने ये पोस्टर लगाकर सवाल पूछे हैं। आशीष ताम्रकार पर पलटवार करते हुए महापौर जानकी काटजू ने कहा कि आशीष भाजपा से निष्कासित है, उनका पार्टी में कोई वजूद नहीं, इसीलिए अब राजनीति तलाशने के लिए इस तरह के पोस्टर बाजी कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से शहर सरकार ने कई नई उपलब्धियों को छुआ है। और इसी बीच उज्जैन से बड़ी खबर है। विवादित बयान के बाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं कुमार विश्वास। कड़ी सुरक्षा में पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। माकूल इंतजाम के बीच कार्यक्रम होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। विवादित बयान के बाद कार्यक्रम में कुमार विश्वास पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। माकूल इंतजामात किए गए हैं, जिसके बीच कार्यक्रम होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात की गई है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।